नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर में अपन बात करते हैं। वायुसेना का एयर मार्शल पद पर नई नियुक्ति हुई है। इनका नाम है अमरप्रीत सिंह। ये अपने वायुसेना प्रमुख बनेंगे, एयर मार्शल बनेंगे अमरप्रीत सिंह। इनको सुपर जीनियस लोग कहकर बुलाते हैं। इन्होंने हर लड़ाकू विमान उड़ाने का अनुभव लिया है। इनसे पहले वी.आर. चौधरी इस पद पर थे, वो 30 सितंबर को रिटायर हो जाएंगे। अब इनकी जगह पर अमरप्रीत सिंह नए वायुसेना प्रमुख बनेंगे। अभी थल सेना प्रमुख व नौसेना प्रमुख भी नए बने हैं, जिनका नाम है जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये थल सेना प्रमुख बने हैं। व नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। नौसेना के लिए एडमिरल लगता है, थल सेना के लिए जनरल लगता है और वायुसेना के लिए मार्शल लगता है। तो वायुसेना में अमरप्रीत और थल सेना में उपेंद्र द्विवेदी और नौसेना में दिनेश त्रिपाठी। एक्चुअल में ये दोनों बैचमेट है और द्विवेदी साहब और अमरप्रीत सिंह जी बैचमेट है। अमरप्रीत सिंह जी बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन के लिए जाने जाते हैं। 70 वर्ष के होते ही पेंशनर्स को 5% का विशेष भत्ता राजस्थान ने स्वीकृत कर दिया है। जो जिनकी आयु 70 वर्ष की हो गई, जो पेंशनर है या जिनकी फैमिली को पेंशन मिलती है, उन्हें 5% का अतिरिक्त भत्ता, विशेष भत्ता दिया जाएगा। अभी क्या हो रहा है, इन दिनों रेल को डीरेल करने की घटनाएं बहुत हो रही है। रेल की पटरियों पर सिलेंडर रख देना या कोई लोहे की रोड रख देना, इससे क्या है, दुर्घटना की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसके लिए सरकार ने पहले से एक्ट निकाल रखा है, रेलवे एक्ट 1989। इसकी धारा 151 ये बोलती थी कि रेल हादसे की साजिश में अगर कोई सिद्ध पकड़ा जाता है तो उसे 10 साल की सजा व जुर्माने का प्रावधान होगा। लेकिन अब सरकार इसमें कुछ चेंज करने जा रही है, इस सजा को और कठोर बनाने जा रही है। और यदि इस एक्ट में कोई पकड़ा जाता है तो इसमें उपधारा जोड़कर सरकार इसे देशद्रोह की श्रेणी में लाने की योजना सोच रही है। और यदि जान माल व बड़ा हादसा होता है तो इसे सामूहिक अपराध, सामूहिक हत्या की धारा भी उस आदमी पर, उस आरोपी पर लग सकती है। अन्य उपाय क्या कर सकते हैं सरकार कर सकती है कि रेल का जो इंजन है उसके आगे कैमरा लगा सकती है। उससे पता रहेगा, रियल टाइम मॉनिटरिंग होती रहेगी कि भाई कहाँ बदमाशी हो रही है या किन लोगों के द्वारा बदमाशी की जा रही है, या सामने कुछ कोई रोड दूर से दिख जाएगा कि भाई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पटरी पर। दूसरा है, जो भी संवेदनशील इलाके हैं, नक्सलाइट एरिया है, जो भी संवेदनशील इलाके हैं, वहाँ पुलिस व गैंगमैन की निगरानी बढ़ा देनी चाहिए व कैमरे इम्प्लांट कर देने चाहिए। तीसरी बात, भारत के लिए अच्छी खबर, चेस ओलंपिक में 97 साल बाद में भारत ने ओपन कैटेगरी में खिताब जीता है। 11 राउंड का होता है मैच, 10वें राउंड में ये गोल्ड भारत की पुरुष टीम ने जीता है। डी गुकेश की शानदार पारी रही। आर प्रज्ञानंदा, डी गुकेश, अर्जुन, ये सब और विदित गुजराती, ये सब पुरुष टीम में हैं। दिल्ली के सबसे युवा सीएम बनी है आतिशी। अरविंद केजरीवाल ने त्यागपत्र दिया, उसके बाद में आतिशी सीएम बनी है। एड सीएम है, थर्ड महिला सीएम है सुषमा स्वराज। और दिल्ली की पूर्व कांग्रेसी सीएम शीला दीक्षित के बाद में तीसरी महिला सीएम दिल्ली की आतिशी बनी है। इनको शपथ उपराज्यपाल ने दिलाई है, वीके सक्सेना साहब ने। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना राजस्थान में चल रही है। जो क्रेडिट कार्ड है उसके समान ही गोपाल क्रेडिट कार्ड गायों की भलाई के लिए, गोपालकों को दी जाती है, गो संरक्षण के लिए। इसमें 1 वर्ष के लिए 1 लाख रुपए का ब्याज दिया जाएगा, बिना ब्याज के ऋण दिया जाएगा 1 लाख रुपए का 1 वर्ष के लिए। फिर राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर ने वैज्ञानिकों के प्रयासों से फ्रोजन सीमन, विट्रीफाइड जिसे बोलते हैं, भ्रूण स्थानांतरण तकनीक से देश का पहला घोड़े का बच्चा, जिसे बछड़ा बोलते हैं, का जन्म हुआ है। उसका नाम है राज शीतल। तो ये याद रखना, राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर के वैज्ञानिकों द्वारा घोड़े का बछड़ा, घोड़े के बच्चे को बोलते हैं, वो राज शीतल नाम का हुआ है। वो विट्रीफाइड टेक्निक के द्वारा हुआ है। G20 पर्यटन मंत्री का सम्मेलन ब्राजील में हुआ। गजेंद्र सिंह शेखावत जो संस्कृति व पर्यटन मंत्री है केंद्रीय, इन्होंने वहां पे शिरकत की। लिपुलेख दर्रा से कैलाश दर्शन यात्रा शुरू हो गई, कोविड-19 के बाद में बंद हो गई थी। ये उत्तराखंड में है लिपुलेख दर्रा, पिथौरागढ़ जिले से तिब्बत से जुड़ता है, उत्तराखंड व तिब्बत से जुड़ता है। पहले यहाँ से चीन व भारत में व्यापार भी होता था। अब कैलाश दर्शन यात्रा इधर से ही होती है। इसके अलावा उत्तराखंड में माना व नीति 2 दर्रे और हैं। ये दर्रे हैं जो पहाड़ों के बीच का रास्ता होता है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सुगम बनाता है।
अभी एक 5D मेमोरी क्रिस्टल तकनीक ये इसका आविष्कार हुआ जिसमें मानव जीनोम सुरक्षित किया गया। इसमें क्या है कि मानव जाति की जो भी प्रजातियां जो विलुप्त हो रही है, तो वैज्ञानिकों ने 5D मेमोरी क्रिस्टल में मानव जीनोम को सुरक्षित कर लिया। अब ये 5D मेमोरी क्रिस्टल बहुत छोटा है, इसमें सारे जीनोम है, जो जेनेटिक ऑर्डर है वो सारे सुरक्षित कर लिए गए हैं, ताकि अगर किसी जाति पर अस्तित्व मतलब विलुप्त होने की आशंका भी हो तो इस जीनोम को पढ़कर वापस वो उसका अपन निर्माण पुनः कर सके। एक ऐसी स्टोरेज तकनीक है जिसमें लाखों सालों तक डेटा सुरक्षित रहेगा, चाहे से कितना भी टेम्परेचर हो, कितना भी दबाव पड़े, इस मेमोरी डिवाइस में जीनोम सुरक्षित रहेगा। और लुप्त हो रही प्रजातियों के डीएनए को सुरक्षित करने के लिए किया जाता है, जिससे भविष्य में उन्हें दोबारा अस्तित्व में लाया जा सके। ये साउथम्पटन यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये उच्च तापमान पर अरबों साल तक 360 टेराबाइट 360 टीबी तक डेटा संग्रह कर सकती है। वह 1000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकती है। वह 10 टन प्रति वर्ग सेंटीमीटर बल को सहन कर सकती है। तो ये अच्छी बात है कि मानव जीनोम सुरक्षित रखने के लिए डिवाइस बनाई गई है। इसको 5D मेमोरी क्रिस्टल के नाम से जाना जाता है। तो जीनोम संरक्षण के लिए अच्छा प्रयास है। फिर बात करते हैं विश्व नदी दिवस पर। ये जो अपने चंबल नदी है, चंबल नदी में क्या है, गंदे नाले कोटा की जगह में डाले जा रहे हैं, उससे ये प्रदूषित हो रही है। चंबल नदी 2 राज्य से निकलती है, पता है, एमपी से निकलती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। तो उसका आंचल नाले मेला कर रहे हैं, मतलब उसमें नाले डायरेक्ट डालकर चंबल नदी को प्रदूषित कर रहे हैं। देश की सबसे साफ नदियों में शुमार चंबल मध्य प्रदेश के मऊ जिलों के पास जानापाव की पहाड़ी से निकलकर कोटा समेत राजस्थान के बड़े क्षेत्र को सरसब्ज करते हुए उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में जाके मिलती है। एमपी से निकलती है, राजस्थान से होकर यमुना नदी में मिलती है। कोटा बैराज के बाद, जो कोटा बैराज है इस पे बनाया गया है, उसके बाद में नयापुरा पुलिया तक 3 एनटीपी प्लांट के नालों के पानी को फिल्टर कर चंबल में डाला जाता है। लेकिन बैराज से ऊपर अप स्ट्रीम में किशोरपुरा से आंवली रोजरी तक सीवरेज का गंदा पानी दर्जन भर से अधिक नालों के जरिए नदी में समा रहा है। सीवरेज का पानी भी इसमें डाला जा रहा है। नयापुरा से केशवराय पाटन तक नदी के दोनों ओर बसी बस्तियों का गंदा पानी भी नालों के जरिए बिना फिल्टर के ही डाला जा रहा है। बाकी रूल तो ये है कि भाई पानी को फिल्ट्रेशन किया जाना चाहिए, फिर उसके बाद में नदी में डालना चाहिए ताकि प्रदूषित नहीं हो, लेकिन बिना फिल्टर के ही ये नदी में डाला जा रहा है। इससे पानी की गुणवत्ता, जो भी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है कि भाई वहाँ जीव सुरक्षित रह सके, पानी में एक निश्चित मात्रा होती है ऑक्सीजन की, वो रहे, वो सभी खत्म होती जा रही है और नदी का पारिस्थितिक तंत्र गड़बड़ाता जा रहा है। चंबल नदी में खूब सारे दुर्लभ जीव रहते हैं, जिनमें है डॉल्फिन, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुए, उदबिलाव और हजारों प्रकार की मछलियां जलीय जीव की शरण स्थली है। जो इसमें डॉल्फिन व उदबिलाव तो विशेष रूप से कुछ ही नदियों में पाया जाता है, जिनमें चंबल नदी एक विशेष है। तो इन सभी पारिस्थितिक तंत्र बिगड़ने से इन सभी को हानि हो रही है। चंबल नदी पे कुछ बांध है, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज बांध बने हुए हैं और 15 लाख लोगों को चंबल नदी पेयजल व सिंचाई की पानी उपलब्ध करवाती है। फिर सरकार, केंद्रीय प्रदूषण व नियंत्रण बोर्ड ने नवंबर 2022 में जारी रिपोर्ट में जैविक प्रदूषण को संकेतक जैव रासायनिक ऑक्सीजन डिमांड, मतलब बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को लेकर 279 नदियों में 311 प्रदूषित खंडों की पहचान की गई है। मतलब पूरी नदी का कोई खंड है वो बिल्कुल प्रदूषित है, इसकी पहचान केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने करी है। इनमें राजस्थान की बनास, जवाई, चंबल भी इनमें है। कोठारी, गंभीरी, खारी, माही और पीपलाद नदी के खंड भी शामिल है। राजस्थान में बहने वाली 14 नदियों में कई खंड औद्योगिक और अन्य कारकों से प्रदूषित हो रही है। ये छोटा सा आर्टिकल है, अपने को पता है, मोटा मोटी पता रहना चाहिए चंबल में ऐसा काम हो रहा है, तो अपन मेंस में लिख सकते हैं। ये कुछ अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा आर्टिकल था, तो अपन देखते हैं। श्राद्ध पक्ष हिंदुओं में महत्वपूर्ण स्थान है। जो परिजन अपनी देह त्याग कर चले जाते हैं, उनकी आत्मा की संतुष्टि के लिए उनको तर्पण करते हैं, उसी को श्राद्ध बोलते हैं। पितृपक्ष में पूर्वज 15 दिन के लिए पितृलोक से धरती पर आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। यह पितरों के लिए श्राद्ध
प्यार कृतज्ञता अभिव्यक्त करने का अवसर रहता है। लोग बाग तर्पण करते हैं, भोजन बनाकर उनको भोजन प्रसादी अर्पित की जाती है। कहा जाता है कि पूरे साल, अब भाई साहब अमावस्या को अपन पितरों के भोग लगाते हैं, तो क्यों लगाते हैं उसका लॉजिक ये है कि जब चांद का कुछ छिपा हुआ भाग हमेशा जो अपने को दिखाई नहीं देता, तो ऐसी मान्यता है कि जो छिपे हुए भाग में हमेशा जो ये पवित्र आत्माएं निवास करती है। और अमावस्या के दिन क्या होता है कि जो छिपा हुआ भाग है ये सूर्य के सामने आ जाता है। अमावस्या तिथि के दिन चंद्रमा का छिपा हुआ भाग सूर्य के सामने आ जाता है, तो इसलिए अपन अमावस्या को, हर अमावस्या को भोग लगाते हैं। फिर तर्पण, जो तर्पण अपन करते हैं उसमें अर्पण व समर्पण दोनों शामिल है। अर्पण का अर्थ है देना, समर्पण का अर्थ है सर्वस्व देना। तर्पण का अर्थ है किसी विशेष उद्देश्य के लिए कुछ देना। इसका उद्देश्य है दिवंगत पूर्वजों की आत्मा की यात्रा को सहज व शांतिपूर्ण बनाना। तर्पण का अभिप्राय पितरों के प्रति समर्पित वह अर्पण जिससे अपने आप में पूर्वजों की आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति की यात्रा सुनिश्चित कर सके। अब ये साइंस भी इसमें ऐड है भाई, श्राद्ध और साइंस के बीच में क्या कनेक्शन है वो बताया है। हालांकि वर्तमान में 3 पीढ़ियों तक के पूर्वजों के लिए तर्पण का चलन है, लेकिन जो मूल परंपरा चली आ रही थी उसमें 7 पीढ़ियों तक के पीढ़ियों को स्मरण कर तर्पण की व्यवस्था थी। 7 पीढ़ियों के लिए व्यवस्था इसलिए है कि जेनेटिक साइंस भी ये मानती है जो जीन्स होते हैं ना आदमी में, वो उसकी पिछली 7 पीढ़ियों के जीन्स होते हैं। इसलिए अपने को उन अपने पूर्वजों को तर्पण करके उनके लिए श्रद्धा अभिव्यक्त करनी चाहिए। यूसी डेविस की कुपलेव और सेंटर फॉर पॉपुलेशन बायोलॉजी के शोध के द्वारा भी आनुवांशिकी के इस सिद्धांत को स्थापित किया जा चुका है कि भाई 7 पीढ़ियों के जीन रहते हैं। सहज अर्थ है कि यदि हम पुष्प या फल है तो उनकी जड़, मतलब जो 7 पीढ़ी पहले पूर्वज जो देह त्याग के चले गए वो उनकी जड़ है और उनको हमें सींचना चाहिए, उनको हमें अर्पण तर्पण करना चाहिए। तो ये साइंस और श्राद्ध के बीच में कनेक्शन था। धन्यवाद।